मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डर यही होता है कि रिलैप्स ना हो जाए, है ना? सही है। रिलैप्स का मतलब कि पेशेंट दोबारा से नशा ना करे। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा फैमिली का डर होता है वो यही होता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से उसी बात पे जाऊंगी जो मैं आपसे बात कर रही थी। मान लीजिए किसी को टीबी हो जाए, है ना, तो वो दोबारा भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? कोरोना लोगों को 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जॉन्डिस, पीलिया, कोई भी बीमारी, बुखार पर्सन को दोबारा चढ़ सकता है, यानी कि बीमारी दोबारा हो सकती है। ठीक है, दूसरे केस में मान लीजिए आपने किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, थोड़ी देर ठीक रहा, फिर दोबारा बीमारी आ गई। या तो हम कभी डॉक्टर बदल लेते हैं या फिर डॉक्टर नई दवाइयाँ लिख के देता है कि अब ये दवाई ट्राई करते हैं। ठीक है, सर्जरी हुई, पहली बार में पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, फिर दूसरी सर्जरी हुई। इसी प्रकार से जब हम दिमागी बीमारियों की बात करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एडिक्शन, नशे की बीमारी, एंजाइटी डिसऑर्डर, बेचैनी की बीमारी, और भी जो साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, तो उनको भी हम बीमारी के दायरे में जब कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये भी बीमारियां हैं। दिमाग शरीर का हिस्सा है, तो दिमाग भी बीमार हो सकता है। तो जब इस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद, ट्रीटमेंट के बाद, रिकवरी में आने के बाद पेशेंट स्लिप हो जाए या रिलैप्स हो जाए, पेशेंट दोबारा एक दिन नशा कर ले। ठीक है, तो उसमें ये वीडियो में भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर बीमारी रिलैप्स हो जाती है, अगर पेशेंट नशा दोबारा कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, क्योंकि नशे की दहशत बैठी हुई है हमारे अंदर, डर बहुत बैठा हुआ है, बहुत दर्द है उससे एसोसिएटेड, इसे हमें हमेशा घबराहट होती रहती है। मगर रिलैप्स का क्या मतलब है कि ट्रीटमेंट प्लान में जो कसर रह गई थी, अब हम और क्या चीज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से पेशेंट ने दोबारा नशा कर लिया, यानी कि हम उसके स्ट्रेसर या ट्रिगर, यानी कि जिस चीज की वजह से उसने दोबारा नशा किया, उसको हम ट्रीटमेंट में, काउंसलिंग में दोबारा उठा सकते हैं। समझे आप? ठीक है, क्योंकि इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 फेजेस में होता है। 3 में पहला फेज होता है एब्स्टिनेंस, जब आप नशा छोड़ देते हो। ठीक है, दूसरा होता है सोब्राइटी, जैसे हम मीटिंग्स में भी हॉस्पिटल में समझाते हैं कि हर्मिटेज में क्या होगा। हर्मिटेज में क्या होगा कि जो पेशेंट के अंदर ऐसी कमजोरियां हैं, ऐसी बातें हैं, उसकी पर्सनालिटी में, उसके स्वभाव में कैरेक्टर फ्लॉज हैं, जैसे जिद्दी होना, गुस्सा बहुत होना, रिजेंटमेंट होना, इम्पल्सिव होना, जो उसके स्वाभाविक बातें हैं, कमजोरियां हैं, उन पे काम होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसका अपना भाई से बहुत झगड़ा है या रिजेंटमेंट है। ठीक है, तो आमतौर पे हम कोशिश करते हैं कि जब हर्मिटेज में पेशेंट है, उसके रहते रहते भाई को भी बुलाया जाए। ठीक है, और पेशेंट से भी लेटर या बातचीत करवाई जाए। हम वैसे तो पहले पेशेंट को तैयार करते हैं कि तुम लेटर लिखो, तुम एक चिट्ठी लिखो कि तुम्हें भाई से क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम अपसेट हो, क्यों तुम नाराज हुए, कौन सी चीज तुम्हें तंग करती है। उसके बाद में दूसरे उसके भाई को भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उनका आमना सामना कराते हैं, बात निकलती है। दिल में तो हमारे प्यार ही होता है ना, हम नफरत उसी से करते हैं जिससे प्यार होता है। किसी अनजाने इंसान से हम नफरत वैसे नहीं करने लगेंगे। ठीक है, तो आमतौर पे यही कोशिश होती है। मान लीजिए कि जो भाई है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो नहीं आना चाहता है, या किसी तरह से हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम पेशेंट पे वर्क करते हैं।
हम पेशेंट को एम्पावर करते हैं, पेशेंट को हम समझाते हैं थेरेप्यूटिकली कि आपकी जो नफरत है, ठीक है, आप अपने को माफ करो और अपनी तरफ से उसका दिल साफ करो, ताकि कल को जब बाहर जाके आप उससे मिलो तो आपको देख के गुस्सा ना चढ़े। क्योंकि हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, हम नशे भी नहीं बंद कर सकते, हम सिर्फ अपने अंदर की शक्ति पर काम कर सकते हैं कि हमारे लिए नशे से दूर रहना, रिकवरी में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेशेंट को ये सिखाया जाता है कि सबसे ऊपर उसकी रिकवरी है, यानी कि वो नशे के बिना एक हेल्दी ज़िंदगी जिए, क्योंकि जैसे ही नशा उसके अंदर गया फिर से बीमार होके उसकी लाइफ में सिर्फ नुकसान ही होगा। आप समझे उदाहरण से कि पेशेंट दोबारा नशे क्यों कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 3 फेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में नशा छोड़ना होता है, दूसरी स्टेज होती है सोब्राइटी, जिसमें आप पेशेंट अपनी कमजोरियों पे काम करता है। जैसे कुछ पेशेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेने की आदत नहीं होती, ठीक है, और मान लीजिए जो फैमिली है वो उस पर जोर डाल रही है, ये भी करो वो भी करो, तो वो प्रेशर से दोबारा नशा कर सकता है परेशान होकर। तो हम हर्मिटेज में किस बात पे काम करेंगे, फिर उसकी किस बात पे काम करेंगे कि वो अपनी जिम्मेवारी लेना सीखे, छोटे काम करके जिम्मेवार होना दोबारा शुरू। क्योंकि नशे के दौरान वो रियलिटी, सच्चाई से, दुनिया से, फैमिली से कट जाता है, वो अपनी ही दुनिया में होता है। अब जब वापस वो दुनिया में आएगा, सोसाइटी में आएगा, एवरीडे रूटीन में आएगा, तो वो अपनी छोटी छोटी जिम्मेवारी ले सके। तो सेकेंड स्टेज में जो पेशेंट है वो अपनी कमजोरियों पे काम करता है, वो नशे की बीमारी की जड़ पे काम करता है कि अपने उस काम कर मतलब उस चीज पर काम करके वो दोबारा नशे की तरफ नहीं जाए। तो थर्ड स्टेज क्या हुई, आपने नशा भी छोड़ दिया, आप अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे भी काम कर रहे हो। अब तीसरी स्टेज आ गई रिकवरी की, यानी कि अब आप अपना जीवन, अपने रिश्ते, अपनी लाइफ, काम सब एंजॉय कर रहे हो। फैमिली का पर्सपेक्टिव होता है नशा छोड़ देना। नशा छोड़ के आप ये भी तो चाहते हो ना कि आपका पेशेंट हेल्दी लाइफ गुजारे, खुश हो, अपनी जिम्मेवारी उठाए, काम करे, अपने रिश्ते संभाले। नहीं तो नशा छोड़ने का क्या फायदा हुआ। अगर नशा छोड़ दे आपका पेशेंट और जैसा वो नशे के दौरान, बीमारी के दौरान गुस्सा करता था, चिड़चिड़ापन था, कोई काम नहीं करता था, रिलेशनशिप नहीं निभा रहा था, अगर वो चलता रहेगा तो आपको वैसा पेशेंट चाहिए, बताइए? नहीं चाहिए ना। तो रिकवरी का क्या मतलब है, हमने जो जो बीमारी में खोया, हमने अपने रिश्ते खोए, हमने अपना पीस ऑफ माइंड, चैन खोया, हमने पैसा खोया, इज्जत खोई, टाइम खो दिया, सेहत खो दी, तो उन सारी चीजों को धीरे धीरे रिकवर करना। इसीलिए हम लोग आपसे टाइम मांगते हैं। जब आप बोलते हैं ना 7 दिन, 2 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अब आप मुझे ये बताओ कि बचपन से लेकर आज तक जो कमजोरियां हमारे अंदर बैठी हैं, जो कैरेक्टर फ्लॉज हमारे अंदर बैठे हैं, किसी के 40 साल के, किसी के पेशेंट की उम्र 20 साल है, किसी की 25 साल है, किसी की 55 साल है, तो वो 55 साल की, 20 साल की, 40 साल की जो कमजोरियां हैं, जो आदतें हैं, वो दिनों में तो नहीं बदल सकती। इसलिए इस बीमारी के ट्रीटमेंट का सफर थोड़ा लंबा है।
इसीलिए फैमिली को बोला जाता है कि टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, सब्र रखना पड़ेगा, आपको इलाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए बार बार हम ये सेशंस करते हैं, बार बार हम साइको एजुकेट करते हैं, पर उसके बावजूद भी बहुत दुख होता है। हफ्ते में 5-6 फ़ोन कॉल तो ऐसे होते हैं, नहीं नहीं हम लेकर जा रहे हैं, अब कनाडा भेज देंगे। नहीं, मैं बोल रही हूँ कहते हैं, क्योंकि वही बात आ जाती है कि उन्होंने इस बीमारी को बीमारी अभी तक नहीं माना, वो अभी तक संजीदा और सीरियस नहीं है। उनको लगता है वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको शायद नहीं आप मान पाओ, पर आते हैं 5-6 फ़ोन कॉल ऐसे कि हम तो ट्रीटमेंट छुड़ा रहे हैं, हम तो कनाडा भेज रहे हैं, वहाँ सब रिश्तेदार हैं। अब मुझे बताओ कौन सी बीमारी कनाडा जाके ठीक हो जाएगी? कोई शादी कर रहा है, कोई काम खोल के दे रहा है, कोई कह रहा है हाँ ये जिद कर रहा है गाड़ी ले दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गाड़ी को तो हमारे 2 केसेस हैं। एक तो जम्मू की फैमिली थी, गाड़ी लेकर दी और उसी गाड़ी में उस ओवरडोज करके वो बच्चा मर गया। तो हम इसीलिए ये बातें बार बार दोहराते हैं कि ये ट्रीटमेंट, इलाज धीरे धीरे पेशेंट ठीक होगा और हमें और पेशेंट को उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो नशे की तरफ जाता है। और ज़िंदगी हमेशा बदल रही होती है, हर दिन हमें कुछ नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ। अभी 2 घंटे के बाद क्या हो जाए हमें नहीं पता। और क्योंकि हमारे पेशेंट को, मरीज़ को मेंटल हैंडीकैप है, मतलब थोड़ा सा दिमागी तौर पे वो ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे बोलते हैं हम कि किसी का पेट कमज़ोर है, किसी की किडनी कमज़ोर है, हड्डियां कमज़ोर हैं, इसी तरह से कुछ दिमाग मतलब भगवान ने, बाबा जी ने, जिसने भी हमें बनाया है, अलग है। तो क्योंकि ज़िंदगी हर दिन बदलती रहती है, हमारे रिश्ते बदलते रहते हैं, चेंजेस होती हैं, तो इसीलिए साइंटिफिकली ये 1 डे प्रोग्राम है। 1 डे मीन्स आप सुबह उठे, पेशेंट ने अपनी तैयारी करी पूरे दिन की कि उसको अपने मूड का ध्यान रखना है, उसने अवेयर रहना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको नशा करा सकती है। उसने अपनी जो यहाँ पे स्किल सीखी है, और जैसे फैमिली ने स्किल सीखी है शेयरिंग करने की, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेटर करने की, तो जो औजार वल स्किल्स हमको यहाँ से मिले हैं वो हम एक एक दिन यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका पेशेंट थोड़ा सा लो दिख रहा है, आपको उदास दिख रहा है थोड़ा सा, तो आप पहचान जाएंगे, हाँ कि नहीं? हाँ जी, पहचान जाएंगे। तो जब आप पहचान जाएंगे तो उस दिन उस पर ज़्यादा तवज्जो दे दो, उसके साथ शेयर कर लो, उसके साथ बैठ के थोड़ा पूछ लो। आपको घबराहट हो रही है तो डॉक्टर को कांटेक्ट कर लो या काउंसलर को कांटेक्ट कर लो। जैसे कल मेरा बेटे को भी साइकेट्रिक इशू है, सो वो थोड़ा लो लग रहा था 2 दिन से। तो कल शाम को मुझे लगा कि मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज जब आप लो होता है, लो पर्सन, उसका मूड ख़राब होता है, वो कोई ऐसी एक्शन कर सकता है या और परेशान हो सकता है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मेरी प्रायोरिटी मेरा पेशेंट है। तो फिर मैंने हाफ डे जो अपना काम था वो नहीं किया। तो इस तरह से हम 1 डे प्रोग्राम करते करते हमको आदत सी बन जाती है। हम अपने पेशेंट के और अपने मूड्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। हमें उसके हाव भाव, स्वभाव से, चाल चलन से पता चल जाता है कि वो रिकवरी में है या रिकवरी से बाहर हो रहा है।
जो रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम है, रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम मीन्स कि हमारा पेशेंट दोबारा उस तरफ ना जाए, नशे की तरफ ना जाए। तो जैसे हर बीमारी के लक्षण होते हैं जब रिलैप्स होती है, अगर जॉन्डिस दोबारा हो जाएगा तो आंखें पीली हो जाएंगी फिर से, अगर निमोनिया होने लगेगा दोबारा तो कंपी छट जाएगी, पेशेंट को शिवरिंग होएगी, ठंड लगेगी, अगर कोरोना दोबारा हो जाएगा उसके भी लक्षण दिख जाएंगे। इसी तरह से अगर पेशेंट रिलैप्स की तरफ जा रहा होता है, ये नहीं कि रिकवरी में वो ठीक चल रहा है और सडनली जाके वो शराब पी लेगा या अचानक जाके वो ड्रग्स ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उसका मेंटल रिलैप्स होता है, मेंटल इमोशनल, यानी कि जो बीमारी में पेशेंट करता था, जैसे चिड़चिड़ा होने लग जाता है, लो होने लग जाता है, अकेला अकेला रहने लग जाता है, किसी बात पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसकी नींद या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, या आपको लगता है कि वो पूरी बात नहीं बता रहा, कहीं जा रहा है और बता नहीं रहा, आपसे बातें छुपाई जा रही हैं, या वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो रहा है या वो ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हो रहा है। जब भी आपको ऐसे ऐसे लक्षण दिखने लगे, हम सबको पता है बीमारी में क्या लक्षण थे, बीमारी में हमारा पेशेंट क्या करता था, तो जब वो आपको थोड़े से भी दिखने लगे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वहां पहुंचने से पहले, फिजिकल रिलैप्स से पहले ही हम उसको बचा लें। क्योंकि जब पेशेंट को बीमारी अटैक कर रही होती है तो वो फिर से कमज़ोर पड़ जाता है, जब तक उसकी रिकवरी 1.5-2 साल की नहीं हुई होती है। तो इन चीज़ों को जब हम पहचानते हैं, अपनी यहाँ की ट्रेनिंग यूज़ करके, स्किल्स यूज़ करके, कि हमने पेशेंट से कैसे बात करनी है, उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, उसको डॉक्टर के पास कैसे दोबारा लाना है, उसे इनेबल नहीं करना, उसे भड़काना नहीं है, प्रोवोक नहीं करना, तो इस तरह से हम रिलैप्स को बचा सकते हैं। एक तो हो गया ये तरीका, मतलब फैमिली की तरफ से ये हो सकता है। पेशेंट की तरफ से क्या हो सकता है कि पेशेंट आखिर वो मरीज है, उसकी जो मत है, उसका जो ह्यूमन माइंड है, वो बीमारी के दौरान बहुत कमज़ोर हुआ होता है और उसका ब्रेन सारी चालाकियाँ, झूठ, सब कुछ सीखा होता है। तो उसकी ब्रेन की जो आदतें हैं, चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो एडिक्शन की वो है झूठ, राइट? हमारे सबके पेशेंट झूठ बोलते हैं। और रिकवरी की जड़ क्या है, बेस क्या है? ऑनेस्टी, सच्चाई। तो वो झूठ से सच्चाई का जो सफ़र है वो धीरे धीरे होता है। तो एक स्टेज आती है जब पेशेंट सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी रिकवरी खुद करना शुरू कर देता है। यानी कि वो पहचान लेता है कि उसका स्ट्रेसर है, उसका ट्रिगर है, वो अब नशा कर सकता है, तो वो अपने औजार, वल, स्किल्स यूज़ करनी शुरू कर देता है। जैसे वो शेयरिंग कर लेता है अपनी वाइफ या फैमिली मेम्बर से कि मुझे तलब आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्रेविंग हो रही है, या वो अपने काउंसलर से कांटेक्ट कर लेता है। जब मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ 3 महीने का, तो हम जैसे ही घर गए तो मेरी जो हस्बैंड की नानी हैं वो हमारे पास रहते थे। तो अचानक उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो हीरो डीएमसी लुधियाना एडमिट हो गए। अब चांस की बात है कि सिर्फ हम दोनों ही थे उनका ध्यान रखने वाले। आप सोचो, रिहैब से सीधा एक दिन घर रुककर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहाँ पे आईसीयू के साथ तो आप बाहर सिर्फ बैठ सकते हो, तो हमें काफ़ी घंटों वहाँ बैठना पड़ा।
हमारा जो रहने की जगह थी वो थोड़ा सा दूर, एक हमने होटल में कमरा ले लिया। अब मेरे हस्बैंड कहते चलो, मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, या कोई इमरजेंसी हुई कि एक जने को वहाँ रुकना पड़ा। अब मुझे डर तो बहुत लगा कि मेरे हस्बैंड होटल में जाएंगे, और होटल में तो आसानी से अल्कोहल अवेलेबल होता है, और आप चांस की बात देखो वो कमरे में फ्रिज में अल्कोहल भी पड़ा था। तो मेरे हस्बैंड को बहुत क्रेविंग आई, बहुत ज़्यादा, पर किस्मत अच्छी थी और शायद वो रिकवरी करना चाहते थे या नानी की टेंशन उनके दिमाग में थी, तो उन्होंने फटाफट अपने काउंसलर नवनीत को फ़ोन किया। मतलब वो स्किल उस टाइम यूज़ कर पाए कि मैं अभी इसी टाइम रिलैप्स हो सकता हूँ, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया। अब काउंसलर ने छोटा सा एक नुस्खा बताया सबसे पहले कि अभी सब कुछ छोड़ के होटल की तुम उसमें रेस्टोरेंट में जाओ और जल्दी से जितना खाना भूख लगी है खाना खा लो सबसे पहले। अब आप देखो ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल वैसा किया। उन्होंने कहा कमरा मैंने छोड़ा और मैंने रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करके खाकर जैसे नवनीत ने इंस्ट्रक्ट किया था कि कमरे में वापस नहीं जाना, वो फटाफट मेरे पास आए और उस टाइम वो रिलैप्स बच गया। तो एक स्टेज आती है कि हमारा पेशेंट भी ऑनेस्टली दिल से जब छोड़ना चाहता है तो वो अपनी स्किल्स यूज़ करके, ठीक है, स्किल्स अपनी यूज़ करके वो उससे बच सकता है। वो अवेयर रहता है, उसको पता चल जाता है कि अब मेरा कमज़ोर मोमेंट आ गया, मेरा वीक मोमेंट आ गया, अब मुझे अपनी स्किल्स चिज़ल करनी है, स्किल्स को यूज़ करना है। जैसे शेयरिंग कर लो। अब उन्होंने शेयरिंग ही करी ना, उन्होंने फ़ोन किया। तो पेशेंट के एस्पेक्ट में पेशेंट की इस तरह से तैयारी होती है, और फैमिली को, क्योंकि हम केयर गिवर्स हैं, क्योंकि हमें पेशेंट का ध्यान रखना है, तो हम वो साइंस और सिम्टम्स समझते हैं, लक्षण समझते हैं जो मैंने आपको बताए, या जो आपको पता है कि बीमारी में आपका हस्बैंड क्या करता है। जैसे मेरे हस्बैंड कॉल करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, वो जिस तरह से चल रहे होंगे मुझे पता चल जाएगा, जिस तरह से वो ड्राइव कर रहे होंगे मुझे और मेरे बेटे को पता चल जाएगा। इतना तो हमने पहचाना होता है। सो जब भी आपको ये सब चीज़ें दिखने लगती हैं तो आपको कॉन्शियसली अवेयर होकर आपको फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट करना है। किसी तरह से पेशेंट को बिना बताए उसको ट्रीटमेंट में दोबारा लाना है। तो रिलैप्स हर बीमारी का हिस्सा है। जैसे कि निधि मैम और सिमरन मैम अभी वीडियो में बता रहे थे कि रिलैप्स डजंट मीन एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि अब सब खत्म हो गया, हमने इतना इलाज कराया, इतना पैसा लगाया, ये सुधरता ही नहीं, ये समझता ही नहीं, अब तो सब खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम पेशेंट को रिकवरी में ला सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन? हाँ, सो देयर इज ऑलवेज लाइक, जैसे मैम ने रिलैप्स की बात की, तो रिलैप्स में इट्स ऑलवेज लाइक स्टेजेस आते हैं, ठीक है। द नंबर 1 स्टेज इज मेंटल रिलैप्स। मेंटल रिलैप्स मतलब कि असी अपनी सोचां विच अपना रिलैप्स कर चुके हो। वो शायद मतलब सानू पता ना लगे क्योंकि वो पेशेंट दे अंदर चलदा हुंदा। मतलब पेशेंट अपने पास्ट यूज़ नूं लेके उसनूं ग्लैमराइज करदा पिया, पास्ट यूज़ नूं लेके फैंटासाइज करदा पिया, जां कोई रिजर्वेशन रखदा है कि मेरी सिल्वर जुबली आएगी जां मेरी वेकेशन आएगी, मैं उत्थे जाके पियांगा। वो इत्थे बैठे भी है, फिर भी दिमाग विच किसी कोने विच कोई सीक्रेट प्लान, कोई रिजर्वेशन, कोई गुंजाइश उन्हां दी रहिंदी है। उन्होंने असीं कहंदे आ मेंटल रिलैप्स, जिथे वो अपने पास्ट यूज़ नूं लैके भी मतलब पूरा रोमांटिसाइज कर दे मैं कि वो दिन चंगे हगे सी, हुण ते लाइफ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गई। सो दैट मीन्स कि ये कौन सी स्टेज चल रही है पेशेंट की कि उसने मेंटल रिलैप्स कर लिया। 30 दिन हो गए, 30 दिन जाते ही मैं इत्थों सामने हुई बियर पीनी है। पेशेंट फिजिकली इत्थे है,
बट वो की करता पिया अपना मेंटल रीलैप्स। ये थोड़ा मुश्किल होता क्योंकि पेशेंट के अंदर चल रहा होता। दूसरी स्टेज आती है जहाँ पे एज अ फैमिली असी वेख सकते हैं, उन्होंने असी कहते हैं इमोशनल रीलैप्स। जिहड़ी हुणे साढ़े तुहाडे मैम ने सारी तुहानूं जिहड़े साइनस और सिम्पटम्स दसे, उन्होंने असी कहते हैं इमोशनल रीलैप्स। मतलब एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर मैनू पता लग सकता क्योंकि ओरा सुभाव थोड़ा चेंज ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਚ ਝੂਠ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੀਲੈਪਸ। मैं फॉलोअप्स ते नहीं जाना, आनाकानी शुरू होगी, मैं दवाई खा लवांगा, रख दो तुसी, मैं आपे खा लवांगा। तुहानू लगता है नींद घट हो गई है या नींद ज़्यादा हो गई है, ठीक हूँ, दवाई छोड़ देते हैं। बार बार फॉलोअप ते की जाना है, ठीक है ठीक तो हैगा, देखो मेरे टेस्ट भी ठीक आ गए। मतलब वही पुराना बिहेवियर जो तुसी पहले देखते सी वो वापस किसी ना किसी रूप विच आंदा पिया। सो वो वार्निंग साइंस वो तुसी ध्यान रखने। चेंजेस इन उन्होंने डाइट विच कोई चेंज आंदा पिया, स्लीप विच चेंज आंदा पिया, मूड विच चेंज आंदा पिया, छोटे छोटे बिहेवियर्स तुसी लगा कि पहले बैठना शुरू हो गए सी, हुण फिर कल्ले आइसोलेट करना शुरू करता, अपने आप नूं विड्रॉ करना शुरू करता, फिर कल्ले जाना शुरू करता, फिर वही स्टबन बिहेवियर, वही मैं नहीं मैं जाना ही जाना है, तुसी की कर लेना। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾइंस ਹੈਗੇ इमोशनल रीलैप्स ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ वेट नहीं करना कि हुण पेशेंट जाके फिजिकल रिलैप्स करे, जाके नशा मुड़ च पाए। सो ये जो स्टेज है, ये वाली स्टेज नूं असी सांभना पेशेंट आप। और इसमें मैं ये ऐड करूँगी कि सारा टाइम हमारे दिमाग में रहता है पेशेंट, पर मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से भी कि पहले फैमिली रिलैप्स करती है। ठीक है, ये नहीं कि आपको सारा ध्यान अपने पेशेंट पर रखना है। क्या है होता है जब पेशेंट धीरे धीरे बेटर होता है, अच्छा लगने लगता है, सारा कुछ ठीक लगता है, तो हम भूल जाते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। हमें लगता है पेशेंट बिल्कुल पुराने जैसा हो गया, हमें जो चाहिए पेशेंट से प्यार, अटेंशन सब मिलने लगता है। माँ के पाँव अगर पेशेंट छूने लगता है तो माँ की तृप्ति हो जाती है। तो इस दौरान में हम सारा दर्द, किस इमरजेंसी में हम आए होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वहाँ पे पहले हमारा मेंटल रिलैप्स होना शुरू हो जाता है कि अब तो ये ठीक हो गया, अब हम शादी में जा सकते हैं बिना तैयारी, अब ठीक हो गया, अब इसे यहाँ भेज सकते हैं, अब ठीक हो गया, इसे कनाडा भेज दो, अब ठीक हो गया। तो हमें भी देखना है कि हमारा मेंटल रिलैप्स तो नहीं हो रहा। हमारी एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और जाने अनजाने में हमें पता नहीं हम पेशेंट को स्ट्रेस देने लगते हैं, उसकी कैपेसिटी क्षमता से ज़्यादा। या हमें भी लगता है कि अब वही तो मीटिंग में बात होनी है, वही तो उन्होंने सब फॉलो अप कराने हैं, चलो इस बार रहने देते हैं, शादी में हो आते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। चलो अब तो दवाइयाँ ना, ये अभी भी सो रहा है, अभी भी इतनी दवाइयों की क्या ज़रूरत है, पैसा वेस्ट हो रहा है। इंसानी फितरत है, हम इंसान हैं ही ऐसे, हमारी मेमोरी भी शॉर्ट लिव्ड है, हम भूल जाते हैं। तो आप हमेशा हमें अपना ध्यान रखना है कि हमारा मेंटल इमोशनल रिलैप्स तो नहीं हो रहा, हम तो नहीं प्रोग्राम से कट रहे, क्योंकि अगर क्योर नहीं है बीमारी का तो ध्यान तो हमेशा रखना है। तो पेशेंट के साथ साथ पहले अपने आप अवेयर रहना है, जागरूकता होनी चाहिए हमारे में। कहीं मेरा तो नहीं मेंटल रिलैप्स हो रहा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही, मैं केयरलेस तो नहीं हो रही, मैं तो नहीं नेगोशिएट करने लग पड़ी कि चल आज ना जा, 2 दिन बाद चले जाएं, चल ए दवाई तो आप ही छाड़ दे, तेनू नींद ज़्यादा आंदी भी है ना, ए तू आप ही छाड़ दे। तो पहले पेशेंट दे रिलैप्स तो पहले मैम ने क्या किया, रिलैप्स होएगा फैमिली का। तो सानू वो पहले देखने की कितने मेरा रिलैप्स तो नहीं होंदा पिया, मैं ज़रूरत से ज़्यादा अनवांटेड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ते नहीं अपने लव्ड वन तो रख दी पिया। कैपेसिटी हो रही 4 किलो दी, पार मैं रखता पिया और होते
8 किलो ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇजेस ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ कि कितने मेरा तो नहीं रीलैप्स होता पाया। आज ना एक सवाल मैं सारी फैमिली से करना चाहूँगी, सारी फैमिलीज यहाँ पे हैं। हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, कोई मुझे बता सकता है हमें कितनी देर का ट्रीटमेंट करना होता है? एनीबडी कोई बता सकता है कितनी देर का ट्रीटमेंट करना होता है? आप जब से ट्रीटमेंट में है और पेशेंट्स को लेके आ रहे हैं, किसी को मालूम है कितनी देर के लिए ट्रीटमेंट चाहिए हमें? एनीवन हु कैन टेल मी प्लीज? यस एक्चुअली मैम इनिशियली स्किल्स के लिए 3 मंथ रिहैब तो चाहिए, आफ्टर दैन इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। हाँ जी, वी हैव टू बी इन रिकवरी। और बाकी ये हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, आप सब फॉलोअप पे आइए, मेडिकेशन है, थेरेपी है, काउंसलिंग है। हाँ तो मैम बस लाइफ लॉन्ग ये एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस में और बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस में आपने सुना होगा कि ये जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं एक जगह से, बहुत सारे पेशेंट्स की फैमिलीज कहती है हम तो 6 साल से इलाज में है, 7 साल से इलाज में है, 10 साल से इलाज में है। बट एक्चुअली जैसे आप हमारे पास आए हैं और हमारे से ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, 2 to 2.5 years ब्रेन को नॉर्मलाइज होने में लगने हैं अभी। व्हाट मैम इज सेइंग, व्हाट नम्रता मैम इज सेइंग, उसमें एक्चुअली हम वो 2 से 2.5 साल वाली बात भूल जाते हैं, ईजिली भूल जाते हैं। और जो मैम कह रहे हैं इट इज़ एक्चुअली करेक्ट, इट इज़ अ लाइफ टाइम जर्नी। रीज़न बीइंग जैसे डायबिटीज़ है, अभी तक डायबिटीज़ का फुल प्रूफ कोई ट्रीटमेंट नहीं आया। अगर डायबिटीज़ है तो हमें दवाई भी खानी पड़ेगी, मीठे से भी परहेज़ करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी डायबिटीज़ से रुकने के लिए। सो इन द सेम वे अगर एडिक्शन में है तो हमें वो तरीके सीखने पड़ेंगे फॉर द पेशेंट एंड फॉर द फैमिली, सो दैट लाइफ टाइम हमने उससे बचाव कैसे रखना है, प्रिवेंशन कैसे रखनी है। दैट डजंट मीन कि आप सारी ज़िंदगी डरे रहो इज़ अ डिफरेंट थिंग। नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज एंड नोइंग द रियल मीनिंग इज़ इम्पोर्टेंट कि क्या करना है। जैसे मैम कह रहे हैं अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड, हमारा एक पेशेंट था वो फॉलोअप में आ रहा था, बहुत बढ़िया कर रहा था, 3 months भी कर लिए, सब कुछ अच्छा था। फॉलोअप में ही हैड द बर्थडे एंड ही वेंट फॉर नाइट आउट विदाउट आस्किंग काउंसलर, विदाउट आस्किंग फैमिली। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट में चला गया, अगले दिन वापस आया शाम को ओवरडोज, और वो हमसे था भी बहुत दूर और बहुत मुश्किल से उसकी जान बची थी, राइट। अब इसमें गलती कहाँ थी, इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारा कनेक्शन टूट गया। आई ऑलवेज टेल एवरीवन, सबको मैं बोलती हूँ कनेक्टेड रहना है आपने। हमारी बहुत सारी फैमिलीज जो बहुत सक्सेसफुल हैं वो ये इस तरीके से सक्सेसफुल है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम फ़ोन कर लेते हैं फटाफट अपने काउंसलर को, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्या आंसर करना है पेशेंट को, किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि उनको तो आदत पड़ी हुई है ना अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की। तो अगर हम अपने डॉक्टर, अपने थेरेपिस्ट के साथ कनेक्टेड हैं तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को होने से बचा सकते हैं। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ना तो फैमिली ने कनेक्ट किया काउंसलर से, राइट मैम, ना पेशेंट ने कनेक्ट किया। मतलब ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि 3 महीने हो गए हैं, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, ये बहुत प्यार शो करने लग पड़ा है, ये बुजुर्गों की सेवा करने लग पड़ा है, ये बहुत बढ़िया हो गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये लेकिन ये बीमारी इतनी पावरफुल है कि किसी भी टाइम पे अपना शिकंजा कस सकती है। सो टू अंडरस्टैंड इस सब तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कनेक्टेड रहेंगे, प्रॉब्लम आएगी, हम बैठे हैं आपका सोल्यूशन करने के लिए। अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो कह रहे हैं मैम बिल्कुल ट्रू है। हम जब डिस्चार्ज करते हैं आप लोगों को रेड स्टैंड्स मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो रेड स्टैंड्स भी प्रिस्क्रिप्शन में जैसे दवाइयाँ का काम करती हैं वैसे ही रेड स्टैंड्स है। पहला जो मैम केस कह रहे हैं रेड स्टैंड टूटा, नाइट आउट तो अभी अलाउड ही नहीं थी, शादी पे जाना अलाउड नहीं है, अकेले बाहर जाना अलाउड ही नहीं है, लेट इवनिंग में कैफीन प्रोडक्ट्स नहीं अलाउड हैं, तो पार्टी में तो आपको पता है क्या क्या चल सकता, ठीक है। एंड जब ऐसा कोई प्लान बन रहा है तो आपको इमीडिएटली यू हैव टू परमिशन किससे, अपने काउंसलर के साथ डिस्कस करना है। तो दूसरा स्टैंड भी टूट गया यहाँ पे।
तो रेड स्टैंड्स अगर जब टूटने शुरू हो गए, आप मतलब लेट नाइट वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, आपने कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, तो रिकवरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी दोनों के साथ चलेगी। तो रेड स्टैंड टूटेंगे तो क्या होगा, बीमारी वापस आएगी। तो जो आपको रेड स्टैंड्स दिए जाते हैं कि इनको अकेले नहीं जाने देना, इनको अभी पैसे नहीं देने, ठीक है, अभी ये मतलब यहाँ पे इतनी ही कैपेसिटी है, रूटीन में रहेंगे, जहाँ ओवर जिमिंग नहीं करेंगे, जहाँ ओवर फोन का कोई जो टाइम हम आपको कहते हैं नहीं देना, वो स्टैंड्स इसीलिए देते हैं ताकि पेशेंट की रिकवरी को हम मेंटेन या स्ट्रेंथन कर सकें। जहाँ रेड स्टैंड टूटे, बिल्कुल रिलैप्स गया। और ये चीजें हम रिटर्न भी देते हैं और समझाते भी हैं फैमिलीज को। अभी नमिता मैम बोल रहे हैं कि फैमिली का रिलैप्स पहले होता है, हमारे पास बहुत सारे फैमिलीज बोलती हैं नहीं जी हुन वाडी का सीजन है, नहीं जी हुन असी वी बोने हैं, नहीं जी हुन आड़त का सीजन है, हो गया सीख लिया, बड़ा कुछ आ गया, काम भी तो करना है ना, जो कमाई नहीं करांगे तो पैसे कितों आएंगे, राइट। मनी इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, बट हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैम मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि बीमारी के दौरान हमने बहुत कुछ खोया होता है, स्पेशली मनी, और मनी हर पर्सन की एक ना इनसिक्योरिटी, एक वो बड़ी दुखती रग है। तो पेशेंट को भी होता है कि जल्दी मैं सारी भरपाई कर लूँ, और फैमिली को भी होता है चलो अब ये काम संभाल ले, चलो अब ये कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट और होती हैं। इनिशियली पेशेंट अच्छा भी करके बताता है। हाँ, इनिशियली उसको होता है कि मैंने जितना नुकसान किया है बहुत अच्छा कर लेना है। वो जब पेशेंट अच्छा कर रहा होता है और अच्छी कमाई आ रही होती है, उससे फैमिली और ज्यादा उसमें चले जाती है हाँ। कि नहीं ठीक हो गया, अब बहुत बेटर हो गया, जबकि वो रियल पिक्चर नहीं होती है। वो हम उसको और ज्यादा रिस्क में डाल देते हैं जब हम उसको पूरी चीजें अलाउ कर देते हैं, मनी बिजनेस सब कुछ अलाउ कर देते हैं और रिस्क में चला जाता और है। यहाँ पे हमें जो श्वेता मैम ने बोला, साइंटिफिकली अगर 2-2.5 साल लग जाते हैं पेशेंट के दिमाग को वापस उस स्टेट आने में, इसका मतलब ये नहीं कि 2-2.5 साल कुछ नहीं करना है, मतलब पेशेंट करने लग जाता है, वो बीमारी से भी लड़ रहा है, क्रेविंग भी उसे रोज़ आनी है, कई बार ऊपर उतार चढ़ाव हो जाता है लाइफ में, तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए वो क्रम्बल कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। समझ रहे हैं आप ये बात? जैसे हड्डी टूटी, उसके बाद प्लास्टर लगा, प्लास्टर उतरा, उसके बाद बैसाखी से पर्सन चलता है, धीरे धीरे चलता है, मगर डॉक्टर बोलता है सर्दी में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना, है ना, ये चीज़ आपकी कमज़ोर हो चुकी है, ज़रा संभल के चलना। तो उसी तरह से इस बीमारी के इलाज के जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, हमें रिकवरी के दायरे में रहना है। जैसे डायबिटीज़ वाले को चीनी नहीं खानी है, तो हमारे पेशेंट को शुरू में स्पेशली स्लिपरी जगहों पे नहीं जाना है। अब जाहिर है अगर मेरे को कोई मिठाई पसंद है, सामने पड़ी है, तो मैं इंसान हूँ, मेरे मुंह में पानी भी आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है कि मैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। तो शुरू में पेशेंट की कैपेसिटी नहीं होती है, हम टेस्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट श्वेता मैम इज ऑल्सो ट्राइंग टू से। इट ऑल्सो हैपेंस कि जब वो एकदम से बहुत कमाना शुरू हो जाते हैं, बेटर होना शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है और फैमिली को लगता है, तो फिर एकदम से डिप आ जाता है, जो मैम कहते हैं वो डिप आता है, फिर फाइनेंशियल लॉस आता है, फिर स्ट्रेसेस आ जाते हैं, ट्रिगर्स आ जाते हैं, और हम फिर उसी लूप में फंसना शुरू हो जाते हैं। ईजी अवेलेबिलिटी, ईजी मनी, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इनको समझना पड़ेगा कि हमने रिलैप्सेस को कैसे रोकना है, और सबसे पहले खुद के रिलैप्स को कैसे रोकना है, कि खुद को कैसे मैनेज करना है, कि मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये मेरे को ये चीज़ पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए अपने थेरेपिस्ट से। वी आर कंडक्टिंग दीज मीटिंग्स हियर जस्ट कि आपकी कोई क्वेरीज है, आपके मन में सवाल है। देखो, जब हम ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं ना, हमने पैसे भी खर्चने हैं, हमने अपने अजीज को अपने दूर भी किया हुआ है काफ़ी। एक्चुअली हम खुद डिपेंडेंट होते हैं अपने पेशेंट पे इतने ज़्यादा। अगर पेशेंट बीमार है तो हम भी उतने बीमार होते हैं ना, हमें पेशेंट की बीमारी लगी होती है। एडिक्शन इज इक्वल टू ऑब्सेशन ऑफ माइंड होता है ना, जो नशा कर रहा है उसके दिमाग में नशा करने की ऑब्सेशन है, जो नशा नहीं कर रहा, जो फैमिलीज है, उनके दिमाग में मरीज की ऑब्सेशन है कि अब ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक होएगा, नहीं होएगा, कब ठीक होएगा, कितना टाइम लगेगा। हमारे पास फैमिलीज आके कहती हैं फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ के बाद, मैम ये कब ठीक होएगा, ये कब अच्छे से बात करेंगे हमारे साथ, ये तो वैसे ही बात कर रहे हैं, अभी इनका गुस्सा तो जा ही नहीं रहा ना। अब हम, क्योंकि आदत भी हमने ही डाली हुई है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें, बहुत सारे
जितने पेशेंट्स हैं, अगर हम पास्ट में जाएं, बचपन में जाएं उनके, तो बचपन में अगर हाइपर एक्टिविटी है या बचपन में अगर कोई जिद है किसी पेशेंट को और वो जिदें उनकी पूरी होती रही हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो जितनी जिदें पूरी होती रही हैं, जितनी हाइपर एक्टिविटी पूरी होती रही है, उसके ब्रेन ने तो आदत सीख ली है ना उस चीज़ की, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी है कि वो नशे में जाएगा ही जाएगा। अगर आज पेशेंट 30 इयर्स का है या 40 इयर्स का है और ओवर द इयर्स 20-25 इयर्स उसका एक पैटर्न बना हुआ है, अब वो पैटर्न को अनलर्न करने में टाइम लगना है। जैसे पेशेंट का पैटर्न बना है वैसे फैमिली का भी पैटर्न बना हुआ है। फैमिली को भी अनलर्न करने हैं अपने पैटर्न्स। फैमिली को भी ना नहीं बोलनी आती, फैमिली को ना बोलनी सीखनी है। ठीक है, थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी है, पर खुद भी ना बोलनी है कि नहीं आपने नहीं जाना तो नहीं जाना, हमें रेड स्टैंड में सिखाया गया है, अभी आप नहीं जा सकते तो आपने नहीं जाना। जिन्ने बंदे इत्थे बैठे हुए हैं किन्हां नूं डर लगदा है जी अपने बच्चों बारे, किन्नू डर लगदा है, प्लीज हैंड रेस करेंगे। जितने भी फैमिली बैठी हुई है, किस किस को डर लग रहा है अभी भी अपने पेशेंट को लेके कि वो ठीक होएगा कि नहीं होएगा? नहीं ठीक तो हो जाएगा। हाँ। ये नहीं, ये रिलैप्स ना हो जाए। हाँ, रिलैप्स ना हो जाए। ये चौथे नंबर वाली लाइन टेंशन में बैठी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्यारी है। क्या डर है एग्जैक्टली, क्या डर है ये बताइए। एग्जैक्टली यही डर है कि जिस पोजीशन पे वो था वो कहीं दोबारा, बस यही डर है। पे काम करो बस। ठीक है, तो ये मैम इस डर पे कैसे काम करेंगे हम? वो मैंने आज आपसे पूछना इस डर पे ऐसे काम करेंगे कि पहले तो वो होगा नहीं, क्योंकि हम सिखा रहे हैं आपको हाँ। खुद को हील करना। ठीक है, खुद के हम बिहेवियर्स देखेंगे। अगर हम डरते रहेंगे तो हमारा चेक बहुत बढ़ जाएगा, इतना चेक बढ़ जाएगा कि हम बार बार कॉल्स भी करेंगे, बार बार देखने भी जाएंगे। उससे पेशेंट को लगेगा ये मुझे स्पेस नहीं दे रहे हैं, पैनिक बिल्कुल में भी। चले जाएंगे। ठीक है, पेशेंट को लगेगा ये मुझे स्पेस नहीं दे रहे, ये मेरी तरफ ही देखी जा रहे हैं, अब तो ये इनको मेरे पे विश्वास नहीं रहा, अब तो मैं जाके करके बताऊंगा। पहली बात। सेकेंड थिंग, अगर भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने क्या करना है, हमने देयर एंड देन वर्क करना है। आपने हमें कॉल करनी है, हमने आ जाना है, या आपने उनको लेके आ जाना है। ठीक है, पहले तो होगा नहीं, होगा। ठीक है, बिकॉज अब उनकी रिकवरी चल रही है, अब वो वाला पीरियड चल रहा है। ये सारे पेरेंट्स का डर है, सारे जिनको 6-6 महीने हो गए उनका भी डर है। अगर कुछ ऐसा होता है तो हमने क्या करना है, हमने उनको वापस ट्रीटमेंट में लेके आना है। हमारा डर पता है क्या है? हमारा डर है कि अगर ये हो गया तो ये हमसे काबू नहीं होएगा, ये हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। पहले हम ले आए, अब हम उसको लेके नहीं आ पाएंगे। अब हम ट्रीटमेंट में हैं, अब ब्रेन ठीक हो रहा है। 2.5 साल जो लगने हैं ना पूरा ठीक होने में, अभी ब्रेन इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओके। मैम एक छोटा सा जी, ऐड करूं पॉइंट जी, इधर? जी। आपने फियर की बात करी ना, तो एक टाइम था जब मेरा 24 घंटे एक ही काम होता था, टास्क आउट ऑफ फियर। अब यहाँ गए हैं, अब यहाँ गए हैं, अब चेक करो, अब ये करो। तो वो 24 घंटे मेरा ध्यान ना डर की वजह से उसी में रहता था। तो यहाँ पर सिखाया जाता है, हमारा रिकवरी प्रोग्राम कहता है कि हेल्दी एक्ट्स करने, कि आप पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना रिलेशनशिप बेटर करो, घूमने फिरने जाओ, अपनी और चीज़ों पे काम करो। तो मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जाता था। यानी कि एक दीवार खड़ी है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, या मान लीजिए सामने वाली कंट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत औजार हैं, वेपन्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं हमेशा डरती रहूँ उनके वेपन्स देख के कि मैं अपने वेपन्स तैयार करूँ। तो अगर हमारा 24 घंटे ध्यान रहेगा उसी तरफ कि नशा ना हो जाए, नशा ना हो जाए, तो आप कोई भी और जगह पे एनर्जी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये प्रोग्राम नशा छोड़ने के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम है अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को रिकवर करना। जैसे जैसे आप रिकवर करोगे, जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करेगा। अगर पेशेंट को डोपामिन उसकी शराब से नहीं मिल रहा तो डोपामिन उसको हमारे साथ से मिलेगा।